Hello students, welcome to rsagarwal.com. My name is Bhumika Bhardwaj and today we are going to discuss another important questions or NCERT questions which are related to chapter कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पार्ट नंबर 6 है, ये बायोलॉजी का क्लास 10th का पार्ट है स्टूडेंट। इसकी पार्ट नंबर 6 को हम आज देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस है इसमें। सबसे पहले आप ये जो डायग्राम है ये हमको क्या शो हो रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे लाइट आ रही है और प्लांट हमारा क्या है उसी लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करना है। तो हम देखेंगे कि आज किस तरीके से ये किसका एग्जाम्पल होगा, क्या चीजें इसमें होंगी, कौन सा हार्मोन इसके अंदर यूज हो रहा है या फिर ये कौन सा मूवमेंट शो कर रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? Think of situations where receptors do not work properly and what problems are likely to arise. तीन क्वेश्चन इसी के अंदर जुड़े हुए हैं कि what is the function of receptors। सबसे पहले फंक्शन पूछा गया है किसका स्टूडेंट? रिसेप्टर्स का, मतलब ऐसे सेंस ऑर्गन्स जो कि रिसीव कर रहे हैं, क्या चीजें रिसीव कर रहे हैं, कोई स्टिमुलस को, कोई कंडीशन को, कोई सिचुएशन को रिसीव कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, ये बात कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपर्ली। अब एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कराया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन को सोचने के लिए बोला जा रहा है कि जहां पे ये रिसेप्टर्स जो हैं, जहां पे ये सेंस ऑर्गन्स वर्क ना करें प्रॉपर्ली और व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। इसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन हो गया कि अगर ऐसा होगा तो कौन सी सिचुएशन आएगी, कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी हमको जो फेस करने को मिलेंगी। ओके, तो देख लेते हैं सबसे पहले तो कि रिसेप्टर्स कौन कौन से हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो पहले शायद से 2 वीडियो में मैं ये चीज बता चुकी हूँ कि रिसेप्टर्स होते क्या है, रिसेप्टर्स कितने होते हैं। जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना हमारे स्टूडेंट, आई होती है, ईयर्स होते हैं, टंग होती है, नोज होती है और स्किन होती है। ये 5 तरीके के क्या है सेंस ऑर्गन्स हैं जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। रिसेप्टर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सिग्नल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ओके, सो रिसेप्टर्स आर द स्पेशल सेल्स प्रेजेंट इन अवर सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रिसेप्टर्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, मैसेज को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, सराउंडिंग से क्या करते हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर देते हैं एंड सेंड द सिग्नल्स और इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। और कहां तक उसको इंफॉर्मेशन को पहुंचा देते हैं स्टूडेंट? तो ब्रेन तक। अब ब्रेन बताएगा आगे की प्रोसेस के हमको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे सराउंडिंग के साथ, एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को इंटरैक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है। ओके, तो सराउंडिंग से क्या होता है, इंफॉर्मेशन आती है, इंपल्सेस आते हैं, जो जितनी भी मैसेजेस हैं वो आते हैं और वो कहां पे पहुंचा दिए जाते हैं? तो वो पहुंचा दिए जाते हैं ब्रेन तक। ओके, फॉर एग्जाम्पल olfactory receptors present in our nose detect smell। olfactory receptors कौन से होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नोज के अंदर। और नोज किस में हेल्प करती है? तो जो स्मेल आती है, जो फ्रेग्रेंस आती है, वो सारी की सारी कौन डिटेक्ट करते हैं? olfactory receptors। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट कि अगर फोनो रिसेप्टर आ रहा है तो फोन मतलब हम सुनने से याद रखते हैं कि फोन आता है तो हम सुनते हैं। तो फोनो रिसेप्टर्स मतलब रिलेटेड टू ईयर्स, और अगर मैं फोटो रिसेप्टर्स की बात कर रही हूँ तो वो आईज से रिलेटेड हो जाएगा। और किसकी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात हो रही है तो नोज से रिलेटेड होगा। थर्मो रिसेप्टर्स की बात हो रही है तो स्किन से रिलेटेड होगा, क्योंकि टेम्परेचर कौन वो करेगा? टेम्परेचर हम स्मेल तो कर नहीं सकते, नोज तो उसमें यूज होती नहीं है, तो रिसेप्टर कौन सा यूज होता है? स्किन का यूज होता है। ओके, तो now if the olfactory receptors of our nose do not work properly, we will not be able to smell things like the fragrance of a perfume। Definitely ना, अगर olfactory receptors कहाँ प्रेजेंट है? नोज के अंदर, और वही फंक्शन में प्रॉब्लम करने लग जाए, प्रॉपरली फंक्शन ना करें, तो क्या होगा? हमारी जो स्मेल वाली चीज है वो क्या होगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, therefore when receptors do not work properly, the environmental stimuli are not able to create nerve impulses and the body does not respond। स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं? सिग्नल रिसीव करते हैं।
सिग्नल रिसीव कर रहे हैं और फिर वो कहाँ ले तक के जा रहे हैं, ब्रेन तक लेके जा रहे हैं। तभी तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है एक्टिविटीज को, कोऑर्डिनेट कर रहा है एक्टिविटीज को। अगर ये स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, सपोज करो कि ये जो रिसेप्टर्स हैं वो इंपल्सेस को पकड़े ही ना, रिसीव ही ना करें, तो आगे की प्रोसेस तो रुक ही जानी है। जब आगे की प्रोसेस रुक जाएगी, नर्व इंपल्सेस क्या होंगे, ट्रांसमिट ही नहीं होंगे, तो बॉडी को कैसे पता होगा, ब्रेन को कैसे सिग्नल जाएगा कि हमको इस सिचुएशन के हिसाब से इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गया। जो पहला क्वेश्चन किया है उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, रिसीव करते हैं ये इंपल्सेस को, इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को, जो भी आप याद रखना चाहें रिसीव करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद ब्रेन तक चले जाते हैं। ये सिग्नल जो होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं और फिर ब्रेन क्या करता है, हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में हमारी एक्टिविटीज के साथ, या फिर सराउंडिंग्स में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, उनको कौन काम करेगा, कंट्रोल करेगा, ब्रेन करेगा। कोऑर्डिनेट भी कौन करेगा, तो ब्रेन करेगा। या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें हेल्प करती है स्टूडेंट कि हम कौन से, किस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शंस को अपने को वो कर रहे हैं, बेसिकली क्या बोलते हैं कि रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीजें किससे होती हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और ब्रेन भी हमारा क्या होता है इसमें इन्वॉल्व होता है। ओके, आई होप कि पहला वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना है और उसका फंक्शन भी हमको बताना है। ओके, तो मैंने कल भी वीडियो में कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया था। ये क्या है, इस पे कुछ ये मैं इसलिए कलर यूज कर रही हूं जो आपको क्लियरली दिखेगा कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए चीजों में कि कहाँ पे कौन सी चीज बनाई गई है। देखो, अगर आप इसको डायग्राम को देखोगे अपनी बुक में तो कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको ये शो होगा। अब इसका देख लेते हैं कि इसके टाइप्स क्या है, या फिर सेल जो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या है, एक नर्व सेल है स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट होता है नर्वस सिस्टम में। तो ये न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसकी, नर्वस सिस्टम की। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके पार्ट्स क्या है, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, सेल बॉडी। ये क्या है, ये सेल बॉडी है। ये जो रेड कलर के थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है, ये डेंड्राइट्स हैं। और ये क्या है, ये जो डब्बे डब्बे हैं ये एक्सॉन है। और ये क्या होगा, ये इसका टर्मिनल होगा, किसका, एक्सॉन का टर्मिनल होगा। अब देखो इसके ऊपर है ना, एक्सॉन के ऊपर एक सीथ प्रेजेंट होती है जिसको हम माइलिनेटेड सीथ बोलते हैं, जो कि फैट्स और प्रोटीन से बनी हुई होती है। और इसका काम क्या होता है कि जो नर्व इंपल्सेस आ रहे होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं, आगे ट्रांसमिट हो रहे होते हैं, उनको ये फैसिलिटेट करने का काम करती है, ट्रांसमिट करने का काम करती है। अब बात आ जाती है ये पार्ट्स हैं। अगर आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ इसी तरीके से आप बताओगे। मेजर मैंने बता दिया है इसके अंदर की डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स का है, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। और सबसे पहले जो मैसेज या इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती है, डेंड्राइट्स पे ही आती है। तो डेंड्राइट्स न्यूरॉन का वो पार्ट होगा जो सबसे पहले क्या करेंगे, रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन को और मैसेजेस को। अब जो इंफॉर्मेशन इन्होंने रिसीव की है तो फिर वो कहाँ जाएगी, वो सेल बॉडी तक जाएगी। और सेल बॉडी से अटैच है एक्सॉन, तो फिर कहाँ चली जाएगी, वो एक्सॉन में ट्रांसमिट हो जाएगी। और फिर कहाँ पहुंच जाएगी, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंच जाएगी। अब चलो ये तो बात होगी कि एक न्यूरॉन हमसे डिस्कस कर लिया। हमारी उसके अंदर नर्वस सिस्टम में क्या केवल सिंगल न्यूरॉन है, नहीं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल कैसे जनरेट होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, तो बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है जिसको माइक्रोस्कोपिक गैप बोलते हैं या जंक्शन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट,
साइनेप्स दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के बीच में क्या बनाता है, कम्युनिकेशन बिठाता है या फिर कनेक्शन, इंटरेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, एक्सप्लेन इट फंक्शंस, तो मैंने आपको बता दिया। डेंड्राइट रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को, कहां भेज देता है, सेल बॉडी तक भेज देगा, और सेल बॉडी किधर ट्रांसमिट कर देगी, एक्सॉन तक पहुंचा देगी, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और उसके बाद साइनेप्सिस की कनेक्शन से वो दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, देख लेते हैं। न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। The dendrites are the special extension of the cell body. Of the cell body मतलब कि dendrites किस पे अटैच है, सेल बॉडी से अटैच है। ये आप देख रहे होंगे ना, ये क्या है, ये सेल बॉडी है स्टूडेंट, और इसी से ही ये हाईली ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच है जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और इसी सेल बॉडी से कौन सा स्ट्रक्चर भी अटैच है, एक्सॉन भी इसी से अटैच है, इसीलिए इसको न्यूरॉन का कोर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोर बोला जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों पार्ट्स भी इससे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिसीव यहां से होती है, पास इसके थ्रू होके इधर चली जाती है। ओके, देख लेते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, एक्सटेंशन होंगी हाईली ब्रांच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल बॉडी दैट पिक अप द नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसेप्टर्स की हेल्प से ये क्या करेंगे, पिक करेंगे नर्व इंपल्सेस को, मैसेजेस को, एंड पास दीज इंपल्सेस टू द सेल बॉडी। ओके, आगे देख लेते हैं। द सेल बॉडी इज द न्यूरॉन्स कोर। न्यूरॉन का क्या होगा, कोर होगा, विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जो रिलेटेड होती है जीन से, मतलब डीएनए से भी रिलेटेड हो सकती है और आरएनए से भी रिलेटेड होगी। मेंटेन्स द न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ड्राइव द एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है उनको कौन ड्राइव करने का काम करेगा, तो सेल बॉडी करेगी। क्यों, क्योंकि यहीं से ही क्या हो रहा है स्टूडेंट, डेंड्राइट से वो इंफॉर्मेशन आ रही है और सेल बॉडी के थ्रू कहां जा रही है, वो एक्सॉन तक ट्रांसमिट हो रही है। एक्सॉन आल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर दैट कैरीज नर्व इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आ रहे हैं इंफॉर्मेशन को, और ये अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाएंगे। ओके, दीज आर द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन। और ये क्या है, लॉन्गेस्ट फाइबर होंगे सेल बॉडी पे। शॉर्टेस्ट फाइबर कौन सा होता है, शॉर्टेस्ट फाइबर कौन सा होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ये होमवर्क है आपका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है इसका, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है कि ये डेंड्राइट है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर, ये सेल बॉडी होगी जिसको सोमा भी बोला जाता है। ये एक्सॉन के बीच में क्या है, रूट्स ऑफ रणवीर कनेक्शन बिठाने का काम करते हैं। ये सारा का सारा क्या हुआ, एक्सॉन, और ये होंगे एक्सॉन टर्मिनल। ओके, फंक्शन आपको सभी को मैंने बता ही दिया है, याद रखना है बस इस चीज को। देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। ये जो न्यूरॉन का जो डायग्राम है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इतने टाइम रिपीट हुआ है ये एग्जाम में कि न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को या फंक्शन को या फिर ड्रॉ करने के लिए, या फिर कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए, सपोज करो ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए और यहाँ पे लेबलिंग करने के लिए दे दिया जाए कि यहाँ पे डेंड्राइट ना हो, और हमको ए ऑप्शन करके दे दिया जाए कि इसको आप बताओ कि मार्क करके कि ये क्या होगा। ओके, तो एक एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, कॉन्सेप्ट बेसिकली बिल्डअप करना है आपको। उसके बाद तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घूम के आ सकता है, बस आपको इस चीज से अपडेटेड रहना है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करोगे तो ये चीजें आप इजीली एग्जाम में स्कोर कर लोगे। ओके, देख लेते हैं आप थर्ड क्वेश्चन। हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट। जो पहली स्लाइड हमने देखी थी ना, जिसमें प्लांट में हम देख रहे थे कि धूप आ रही है, सनलाइट आ रही है और उधर की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है, वो किससे रिलेटेड था, तो फोटोट्रॉपिज्म से रिलेटेड था। हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स। तो फोटोट्रॉपिज्म किस तरीके से होता है प्लांट्स के अंदर, ये हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिज्म क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, भाई दो तरीके के मूवमेंट होते हैं ना, एक तो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है और एक नेस्टिक मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है कि जब प्लांट्स की ग्रोथ हो रही होती है, किधर, टूवर्ड्स डायरेक्शन, डायरेक्शन ओरिएंटेड जब मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट।
और जब कोई डायरेक्शनलेस ग्रोथ हो रही हो, मूवमेंट हो रहा हो स्टूडेंट, तो उसको क्या बोला जाता है? नेस्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोटोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिक मतलब कि डायरेक्शन में तो जाएगी, तो फोटो मतलब लाइट हो गया। तो लाइट के रिस्पॉन्स में क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं प्लांट, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। So the directional movement of a plant part in response to light called phototropism. If the plant parts move towards light, it is called definitely positive phototropism. अगर कोई चीज उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में हम चाहते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो डेफिनेटली जब डेफिनेशन ये कह रही है स्टूडेंट की मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में होना चाहिए, तो होना चाहिए लाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है कि प्लांट पार्ट का जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स लाइट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होगा। अवे फ्रॉम द लाइट हो जाए तो क्या होगा? डेफिनेटली नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। So the plant stem negative tropism क्या होगा? Away from the light in case of phototropism। ये याद रखना है कि phototropism के केस में अगर away from the light जा रही है तो नेगेटिव phototropism होगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई भी वाटर के अकॉर्डिंग भी अगर अवे फ्रॉम द रूट्स जा रहा है या फिर ग्रेविटी उसमें जा रहा है तो हमने बोल दिया कि नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। नहीं, यहाँ पे लाइट की बात जा रही है, तो लाइट के अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द स्टिमुलस जा रहा है तो नेगेटिव की बात आएगी। ओके, सो हम देख लेते हैं इसका ये एग्जांपल है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म का। द प्लांट स्टेम responds to light and bends towards it due to the action of auxin hormone। फाइटो हार्मोन पढ़े थे ना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, याद है आपको? नहीं याद है तो देखते रहना है सारी की सारी वीडियोस को। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट की सनलाइट के रिस्पॉन्स में प्लांट क्या कर रहा है? अपने आप को एक्ट दिखा रहा है। स्टिमुलस क्या है? सन हुआ और उसकी तरफ बेंड हो रहा है। जैसे सनफ्लावर का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि उधर की तरफ उसका मूवमेंट हो रहा है स्टूडेंट। तो क्या हम बोलेंगे? लाइट के रिस्पॉन्स में अगर बात जा रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो किस तरीके से शूट, किस तरीके से स्टेम हमारी बेंड हो रही है, रिस्पॉन्स कर रही है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रही है, लाइट की तरफ बेंड हो रही है स्टूडेंट, तो उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हार्मोन प्रेजेंट है। कौन सा? ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या फंक्शन होता है? ऑक्सिन का फंक्शन क्या करता है? सेल की ग्रोथ कराता है, सेल प्रमोटर बोलते हैं उसको, सेल डिफरेंशिएशन, सेल एनलार्जमेंट, एपिकल डोमिनेंस। कितने नंबर ऑफ टाइम्स मैं इस चीज को रिपीट कर चुकी हूँ। कंफर्म जो बच्चा क्लास देख रहा है ना रेगुलर बेसिस पे, उसको डेफिनेटली याद हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। द ऑक्सिन हार्मोन इज प्रेजेंट इन द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। ऑक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ, अभी बताया है बिल्कुल। नेक्स्ट देख लेते हैं। द ऑक्सिन हार्मोन प्रेफर्स टू स्टे इन शेड, so when sunlight falls on the stem from one side, auxin hormone gets concentrated on the side of the stem which is away from the light। अब कहाँ पे प्रेफरेंस रहती है ऑक्सिन हार्मोन की? तो प्रेफर करता है वो शेड में रहने के लिए। so when sunlight falls on the stem, तो क्या होता है स्टूडेंट की जो सनलाइट स्टेम की तरफ गिरती है, फॉल होती है फ्रॉम वन साइड, एक साइड पे, ऑक्सिन हार्मोन वन गेट्स कंसंट्रेटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टेम विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अगर देखो कोई चीज शेड में अगर उसको रहना प्रेफरेंस है, तो लाइट अगर यहाँ पे आ रही है, स्टेम कैसे हो रही है? बेंड ऐसे हो रही है। ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑपोजिट साइड में। समझ आई? बढ़ जाते हैं। So due to more oxygen, the shady side of the stem grows to be longer and makes the stem bends towards the source of light। Towards the source of light क्यों गया है? वो कैसे मूव हुआ है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो किधर की साइड उसको मूव कर रहा है स्टूडेंट? टूवर्ड्स द लाइट उसको मूवमेंट दे रहा है। ओके, देख लेते हैं आगे। ये देखो, फोटोट्रॉपिज्म, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स लाइट। ये सन है, ये सन है और इसकी डायरेक्शन आप किधर देख रहे हो? सन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ग्रोथ कर रहा है। अगर मैं इस लीफ की बात करती हूँ, अगर ये ऐसे मूव किया है तो ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगा? इधर प्रेजेंट होगा। ओके, हाँ, ओके, ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं स्टूडेंट। तो आज हमने जो मेन पोर्शन जो हमने कवर किया है आज,
हार्मोन से रिलेटेड किया है, ऑक्सिन के बारे में कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है प्लांट्स का, फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फिर नेगेटिवली कैसे शो करेगा, पॉजिटिवली कैसे शो करेगा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। प्लीज thanks for the watching this video. Please like, share and subscribe and comment also. स्टूडेंट, इससे क्या चीज़ें होंगी कि मुझे भी समझ आती रहेगी, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपका फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, मैं आपको कैसे समझा पा रही हूँ। तो सजेशन मेरे को मिलते रहेंगे तो वो चीज़ मैं लगातार अपने आप को मॉडिफाई करती रहूँगी, मैं भी सीखती रहूँगी उस चीज़ से। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।